हेलो एवरीवन, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन इन रेलवे एग्जाम के इस वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो सीरीज़ में रेलवे के अलग अलग एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वीडियो नंबर 8। तो जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज का पहला क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट वाज द फर्स्ट टू बी कार्व्ड आउट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज इन द ईयर 1956। वर्ष 1956 में भाषा के आधार पर अलग किया गया पहला भारतीय राज्य कौन सा था? तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं 1953 में 1953 में आंध्र प्रदेश जो कि तेलुगु भाषी राज्य था, इसके गठन की घोषणा की गई और 1956 में 1956 में आंध्र प्रदेश पहला भाषाई आधार पर स्थापित होने वाला राज्य बना। भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन 1953 में ही हो गया था, लेकिन उस समय कहा गया कि इसे प्रशासनिक आधार पर किया जा रहा है, लेकिन 1956 में पहला भाषा के आधार पर स्थापित होने वाला राज्य बना आंध्र प्रदेश। उसके बाद और भी कई राज्य हुए जो कि भाषा के आधार पर स्थापित किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया वाज सेट अप इन द ईयर। भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष स्थापित किया गया? तो फ्रेंड, जैसा कि हम लोग जानते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के आधार पर 1937 में 1937 में भारत में केंद्र और प्रांतों के विवादों को निपटारा करने के लिए एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इसी संघीय न्यायालय को 1950 में सुप्रीम कोर्ट के रूप में परिवर्तित किया गया। तो याद रखिएगा, संघीय न्यायालय को 1950 में सुप्रीम कोर्ट, जो कि अभी वर्तमान में है, उसके रूप में परिवर्तित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट फीमेल जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी एम फातिमा बीवी। 1989 में नियुक्त हुई थी। ऐसा माना जाता है कि यह महिलाओं के सशक्तिकरण का यह प्रतीक के रूप में मानी जाती थी। उस समय काफ़ी प्रसिद्ध हुई थी एम फातिमा बीबी। ठीक है, अगला सवाल है, व्हेन वाज द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण कब स्थापित किया गया? एनजीटी शॉर्ट में कहते हैं, एनजीटी। इसकी स्थापना हुई थी 2010 में। 2010 में पर्यावरण एवं उससे जुड़े हुए मामले, पर्यावरण संरक्षण के मामले इत्यादि के त्वरित सुनवाई के लिए एनजीटी की स्थापना की गई। ठीक है, क्लियर है। प्रदूषण और पर्यावरण के विवाद पर विशेष ध्यान देना इसका प्रमुख उद्देश्य था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? एनजीटी का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। क्लियर है। अगला सवाल है, हु इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार के सर्वोच्च विधि अधिकारी। तो सर्वोच्च विधि अधिकारी भारत के महान्यायवादी, जिसे इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल भी कहा जाता है। आर्टिकल 76 के अंतर्गत अटॉर्नी जनरल का प्रावधान है, महान्यायवादी का प्रावधान किया गया है, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और भारत सरकार का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी कहलाता है। भारत सरकार का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी कहलाता है, जो कि कानूनी मामलों में सलाह देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लोकसभा एंड असेंबली इलेक्शन ऑफ ईच स्टेट आर हेल्ड एवरी ईयर। लोकसभा और प्रत्येक राज्य की विधानसभा वह 5 वर्ष पर होते हैं। यह सवाल कई बार रिपीट किया जा चुका है। ठीक है, और यह चुनाव आयोग के द्वारा कराया जाता है। Indian Constitution adopt universal adult suffrage as the basis of the Lok Sabha election. Every citizen who is not less than dash has the right to vote.
भारत सरकार ने लोकसभा चुनाव के लिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को आधार बनाया। प्रत्येक नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष से कम न हो उसे मतदान का अधिकार है। तो याद है 18 वर्ष। यह हमें 61वें संविधान संशोधन के आधार पर, यह कब हुआ था? 1989 में। याद रखिएगा, कई बार पूछा जा चुका है। 1989 में 61वें संविधान संशोधन के आधार पर जो मतदान की आयु थी 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डन बाई पंचायत एंड कॉरपोरेशन इलेक्शन ऑर्गेनाइज्ड बाई हुम? पंचायत और नगर निगम के चुनाव निम्नलिखित में किसके द्वारा कराए जाते हैं? तो यह राज्य निर्वाचन, चूंकि पंचायत राज्यों के अंतर्गत आता है तो अस्थायी निकाय और पंचायत का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है। आर्टिकल 243 के आधार पर। ठीक है। और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना राज्य निर्वाचन आयोग का प्रमुख उत्तरदायित्व होता है। अगला सवाल है, डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट नो डिस्क्रिमिनेशन कैन बी मेड अगेंस्ट ए सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट और प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। भारतीय संविधान का डैश यह प्रावधान करता है कि किसी नागरिक के साथ केवल जाति, धर्म, नस्ल या जन्म स्थान या किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो हमारे संविधान के आर्टिकल 15 में धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता। यह हमें मौलिक अधिकार के अंतर्गत नागरिकों को समानता का अधिकार प्रदान किया गया है। ठीक है। तो याद रखिएगा, समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है आर्टिकल 15, जिसमें धर्म, जाति, नस्ल आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्सेस ऑफ द, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किसे लागू करता है? अनुच्छेद 17 में क्या है? छुआछूत को पूरी तरह खत्म करना, अनटचेबिलिटी, एबोलिशन ऑफ प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, जो कि बहुत पहले हुआ करता था। अस्पृश्यता की प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया आर्टिकल 17 के आधार पर। यह सामाजिक समानता और मानवाधिकार को सुरक्षित करता है। समानता और मानवाधिकार को सुरक्षित करता है। क्लियर है? अगला सवाल है, the power of the president to promulgate ordinance during recess of the parliament is given in which article of the Indian Constitution? संसद के अवकाश के दौरान राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? अध्यादेश जारी करने का जो प्रावधान है वह आर्टिकल 123 अनुच्छेद 123 के अंतर्गत, ठीक है, राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि जब संसद का सत्र न हो, ठीक है, जब संसद का सत्र न हो तो राष्ट्रपति तत्काल रूप से अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश जारी कर सकता है जो कि एक अस्थायी कानून के रूप में कार्य करेगा। अस्थायी कानून के रूप में कार्य करेगा। जब भी सदन सत्र में आएगा तो इसे 6 सप्ताह के भीतर संसद के द्वारा अनुमोदन आवश्यक है। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर एन इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्वतंत्र निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है? स्वतंत्र निर्वाचन आयोग, इसका प्रावधान आर्टिकल 324 अनुच्छेद 324 में है, जो कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने का प्रावधान किया गया है चुनाव
आयोग के द्वारा, जो कि संसद और राज्य विधानसभा और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इत्यादि का चुनाव कराने का उत्तरदायित्व चुनाव आयोग के अधीन है। ठीक है। आर्टिकल 324 के आधार पर नेक्स्ट है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ पार्ट 20 दैट डील्स विद द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोसीड्यूर्स। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाग 20 में है जो संसद को संविधान संशोधन की शक्ति और उसकी प्रक्रिया से संबंधित है? तो संविधान संशोधन की शक्ति आर्टिकल 368 के अधीन है, जो कि संसद को सरल बहुमत, विशेष बहुमत या दोनों के आधार पर, यानी संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। किसमें? आर्टिकल 368 के अंतर्गत। तो याद रखिएगा, संविधान संशोधन आर्टिकल 368 के आधार पर ही किया जाता है। द राइट टू एजुकेशन 6 to 14 years in the Constitution was added by the introducing a new article dash in the chapter on the fundamental rights in 2002 by the 86th constitutional amendment। भारत के संविधान में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों के अध्याय में एक नया अनुच्छेद जोड़कर शामिल किया गया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, जैसा कि क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है। 86वां संविधान संशोधन जो कि 2002 में हुआ था, इसमें शिक्षा के अधिकार को शामिल किया गया। शिक्षा के अधिकार को शामिल किया गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाने की व्यवस्था थी। निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। इसी को हम शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 बनाया गया। 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम आया था। अधिकार अधिनियम, तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा डिफरेंसेस है, उसको ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 21A के अंतर्गत इसे हमारे संविधान में शामिल किया गया। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया lays down that the state shall take steps to organize village panchayats and endow them with such powers and authority as may be necessary to enable them to function as units of self-government। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि राज्य ग्राम पंचायत का संगठन करेगा और उन्हें स्वशासन इकाई के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक शक्ति और अधिकार प्रदान करेगा? तो हम जानते हैं आर्टिकल 40 के अंतर्गत पंचायती राज का गठन किया गया है। पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 के आधार पर किया जाता है, जिसमें राज्य को पंचायती राज्य संस्थाएं स्थापित करने का निर्देश दिया गया है। क्वेश्चन में लिखा है राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करेगा। यह 73वें संविधान संशोधन 1992 में 73वें संविधान संशोधन 1992 में किया गया था, जिसमें ग्राम स्तर पर स्थानीय शासन की व्यवस्था की गई। तो याद रखिएगा, पंचायती राज 73वें संविधान संशोधन 1992 में शामिल किया गया था। डैश ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डील्स विथ द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का डैश अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है। यानी किस आर्टिकल के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का प्रावधान किया गया है? तो यह है आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधियों का सम्मान देना राज्य का प्रमुख कर्तव्य है। यह नीति निर्देशक जो डायरेक्टिव स्टेट ऑफ पॉलिसी है उसका महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो याद रखिएगा, आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 फंडामेंटल ड्यूटीज हैव बीन एडेड इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर डैश इन द ईयर 1976
थ्रू द 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। संविधान के भाग 4 में डैश के अंतर्गत 10 मौलिक कर्तव्यों को वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो यहाँ याद रखिएगा आर्टिकल 51A, आर्टिकल 51A जो कि हमारे संविधान के यहाँ पार्ट 4A में होगा। पार्ट 4A के अंतर्गत 10 मौलिक कर्तव्यों के रूप में 42वें संविधान संशोधन 1976 में, जो कि सरदार सोरणसी समिति की अनुशंसा पर की गई थी, उसे संविधान में जोड़ा गया। यानी 10 मौलिक कर्तव्यों का संविधान में जोड़ना 42वें संविधान संशोधन के आधार पर किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पेशली मेंशन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन शैल बी हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विशेष रूप से यह उल्लेख करता है कि जो संघ की राजभाषा है वह देवनागरी लिपि में है? तो यह है आर्टिकल 343(1). आर्टिकल 343(1) में संघ की राजभाषा हिंदी यानी देवनागरी लिपि में होगी, इसे घोषित किया गया है। इसे भाषा को बढ़ावा देने, हिंदी भाषा को बढ़ावा देने और इससे भाषाई संतुलन को स्थापित करने का प्रयास किया गया है। इन विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज दिल्ली डिजाइंड एज ए नेशनल कैपिटल टेरिटरी (NCT)। भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में नामित किया गया? तो यह है 69वां संविधान संशोधन 1991, जिसमें NCT का दर्जा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिल्ली को दिया गया। इसमें उपराज्यपाल और विधानसभा का भी प्रावधान किया गया है। दिल्ली में उपराज्यपाल भी हैं और यहाँ विधानसभा का भी प्रावधान है। ठीक है, बाय द 86th Amendment Act, which of the following rights have been included in the list of fundamental rights as part of the right to freedom by adding Article 21 in the Constitution of India? 86वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत के संविधान में अनुच्छेद 21A जोड़कर किस अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची में स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत शामिल किया गया? मैंने अभी बताया था 86वां संविधान संशोधन, 86 संविधान संशोधन जो कि 2002 में हुआ था। इसमें शिक्षा के अधिकार के अधिनियम के रूप में इसे शामिल किया गया। इसे अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया, जिससे कि देश में साक्षरता और मानव संसाधन विकास को मजबूती प्रदान की जाए। तो याद रखिएगा, इसे आर्टिकल 21A में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन द लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। भारत के संविधान के किस अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची है? तो यह तो पहली अनुसूची में ही है, प्रथम अनुसूची में, जिसमें कि केंद्र और राज्यों की सूची दी गई है, जिसमें उनके क्षेत्रफल, नाम और सीमाएं यह दर्ज है। किसमें? आर्टिकल शेड्यूल 1 में, क्लियर है? विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स प्रोविजन फॉर द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। भारत के संविधान के किस अनुसूची में, याद रखिएगा यहाँ अनुसूची अनुच्छेद में कंफ्यूज मत होइएगा, तो किस अनुसूची में संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन का प्रावधान है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट अनुसूची है 7वीं अनुसूची, जिसमें संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है, शक्ति का विभाजन। क्लियर है?
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स हैज फाइनेंशियल इमरजेंसी बीन डिक्लेयर इन इंडिया सो फार। भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपात की घोषणा की जा चुकी है। तो हमारे संविधान में मुख्य रूप से 3 आपात की घोषणा है, 3 आपात की घोषणा है, जो कि आर्टिकल 352, 356 और 368 के अंतर्गत आता है, जिसमें 368 इसे वित्तीय आपात के रूप में जानते हैं। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि भारत में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान अभी तक कितने बार किया गया है। तो यह एक बार भी नहीं हुआ है, एक बार भी नहीं किया गया है। ठीक है। हु इज नोन एज मॉडर्न मनु, आधुनिक मनु किसे कहा जाता है। तो इसे B.R. अम्बेडकर को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि B.R. अम्बेडकर जो है वह हमारे संविधान के प्रमुख शिल्पकार थे, प्रमुख शिल्पकार थे। इन्हें संविधान निर्माता भी कहा जाता है और इन्होंने ही सामाजिक न्याय और समानता को प्रमुखता से संविधान में वर्णित किया है। इनके योगदान का संविधान निर्माण में, इनके योगदान के कारण ही से इन्हें आधुनिक मनु कहा जाता है। अगला सवाल है, व्हेन डिड बांग्लादेश सेपरेट फ्रॉम पाकिस्तान। बांग्लादेश पाकिस्तान से कब अलग हुआ था। तो पहले बांग्लादेश जो था, पहले बांग्लादेश यह पूर्वी पाकिस्तान के रूप में जाना जाता था, पूर्वी पाकिस्तान के रूप में जाना जाता था। 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश और पाकिस्तान का विभाजन हो गया और बांग्लादेश एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित हुआ 1971 में। ठीक है, तो याद रखिएगा 16 दिसंबर 1971 में इन दोनों का विभाजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्लाइमेशन इज द डैश, उत्क्षेपण वह प्रक्रिया है, यानी उत्क्षेपण से क्या समझते हैं। ट्रांजिशन ऑफ ए सब्सटेंस डायरेक्टली फ्रॉम द सॉलिड टू द गैस स्टेट, यानी कोई पदार्थ सीधे ठोस अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तो उसे उत्क्षेपण कहते हैं। इंग्लिश में सब्लाइमेशन कहलाता है और हिंदी में इसे उत्क्षेपण के साथ साथ ऊर्ध्वपातन भी कहते हैं। ठीक है, आपने पहले समझ लिया होगा कि यह ठोस से सीधे गैस अवस्था में चली जाती है, यानी द्रव अवस्था में परिवर्तित नहीं होती है। इसका उदाहरण क्या है? उसका उदाहरण है कपूर। कपूर को गर्म करते हैं तो वह सीधे वाष्पीकृत हो जाता है। एक और है नेफ्थलीन, नेफ्थलीन। क्लियर है? अगला सवाल, ए होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस इज नोन एज, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होमोजेनस मिक्सचर यह कहलाता है सॉल्यूशन या विलियन। ठीक है, जैसे नमक और पानी का मिश्रण, चीनी और पानी का मिश्रण, यह सॉल्यूशन कहलाता है, विलियन। नेम द टेक्निक यूज्ड टू सेपरेट बटर फ्रॉम कर्ड, दही से मक्खन को अलग करने की प्रक्रिया, इस प्रक्रिया को कहते हैं मथना या सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन अपकेंद्रण, जिसके आधार पर हम मक्खन से घी निकालते हैं। तेज घुमा के द्वारा घनत्व के आधार पर यह अलग होता है। यह सेंट्रीफ्यूगेशन प्रक्रिया के द्वारा निकाला जाता है। अगला सवाल है, नेम द साइंटिस्ट हु प्रपोज दैट इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन अ पॉजिटिव स्फीयर, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने यह प्रस्तावित किया कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वह धनात्मक गोले में जुड़े होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का एक जे थॉमसन परमाणु मॉडल है, तो जे थॉमसन ने ही इसे परिभाषित किया है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता जे थॉमसन है और इन्होंने इलेक्ट्रॉन को धनात्मक गोले की तरह किशमिश पुडिंग की तरह बताया है। किशमिश पुडिंग, इस प्रक्रिया को किशमिश पुडिंग कहा है। तो किशमिश पुडिंग के द्वारा यह धनात्मक गोले में जुड़े होते हैं। ठीक है, इसे प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा गया है, प्लम पुडिंग मॉडल। ठीक है,
हालांकि बाद में रदरफोर्ड ने इसे गलत साबित कर दिया था। रदरफोर्ड ने गलत साबित कर दिया। ठीक है, तो सवाल तो पूछा जाता है तो हमें पढ़ना पड़ेगा। तो राइट आंसर होगा जे थॉमसन। द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द डैश ऑफ एन एटम आर नोन एज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। परमाणु के डैश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का संयोजक इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। यह क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रॉन का बाहरी आवरण होता है। संयोजक इलेक्ट्रॉन जो होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, यह परमाणु का सबसे बाहरी आवरण होता है। यह भी सवाल 3 बार से अधिक रिपीट किया जा चुका है। अगला सवाल, व्हाट इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉन की संख्या को क्या कहा जाता है। तो प्रोटॉन संख्या को एटॉमिक नंबर के नाम से जानते हैं, परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक जो होता है वह प्रोटॉन की कुल संख्या ही होती है। प्रोटॉन की परमाणु क्रमांक जो होते हैं वह किसी तत्व का पहचान और रासायनिक गुण भी निर्धारित करता है। रासायनिक गुण भी निर्धारित करता है, क्योंकि तत्वों को उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर ही व्यवस्थित किया जाता है। तो याद रखिए एटॉमिक नंबर। द टर्म आइसोटोप रेफर्स टू, समस्थानिक शब्द का अर्थ है, अभी पढ़ा हम लोगों ने, एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। उसका परमाणु क्रमांक समान होगा लेकिन द्रव्यमान भिन्न होगा, उसे हम कहेंगे समस्थानिक। मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में ही कहा था कि जो परमाणु क्रमांक होता है वह उनके रासायनिक गुण और उनके भौतिक गुण को भी दर्शाता है। ठीक है, अगला सवाल, डैश आर एटॉम्स हैविंग द सेम मास नंबर बट डिफरेंस एटॉमिक नंबर। इससे पहले वाला सेम एटॉमिक नंबर था बट यहाँ पर सेम मास नंबर है। तो वे परमाणु हैं जिनका द्रव्यमान क्रमांक समान होता है लेकिन परमाणु क्रमांक अलग होता है। इसे कहते हैं आइसोबार, समभारिक। यानी जो उनका द्रव्यमान होगा वह समान है तो समान भार के कहलाएंगे, समान द्रव्यमान के कहलाएंगे। ठीक है, इन न्यूलैंड्स ऑक्टेव विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स वेयर प्लेस्ड इन द सेम कॉलम एलोंग विथ HCF, Cl एंड Br। न्यूलैंड्स के अष्टक नियम में किस युग्म के तत्वों को H, F, Cl और Br के साथ एक ही स्तंभ में रखा गया है। तो न्यूलैंड का अष्टक नियम काफ़ी प्रसिद्ध है। इसमें कोबाल्ट और निकेल को एक ही स्तंभ में रखा गया है। ठीक है, न्यूलैंड ने तत्वों को आणविक भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया था। न्यूलैंड्स ने तत्वों के आणविक भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया है। न्यूलैंड का जो अष्टक नियम है उसमें यह कहा गया है कि हर आठवां तत्व पहले जैसा गुण दर्शाता है, इसीलिए न्यूलैंड्स का अष्टक नियम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु स्टेटेड द लॉ द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। किसने यह नियम कहा तत्वों के गुण उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्ती फलन होता है। तो यह मेंडलीफ के आवर्त सारणी में कहा गया है कि जो तत्वों के गुण है वो उसके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, मेंडलीफ ने ही आवर्त सारणी में इसे तत्वों के गुण के आधार पर व्यवस्थित किया है, यानी उनके क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया है। अगला सवाल, द नेम ऑफ
द नेम ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट इज। समूह 17 के तत्वों को क्या कहा जाता है? तो यह हेलोजन कहलाते हैं। समूह 17 के जो तत्व हैं वह हेलोजन कहलाते हैं। यह हेलोजेंस जो होते हैं वह अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, क्रियाशील होते हैं। ठीक है, इसमें है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यह सभी हैलोजन के अंतर्गत आते हैं। अगला सवाल है द मोस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल इज। आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन से हैं? तो यह है फ्लोरीन। फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की सबसे अधिक क्षमता होती है। जो विद्युत ऋणात्मक जो स्केल है उसमें इसका स्केल 4.0 है। तीव्र ऑक्सीकारक और उच्च क्रियाशील है। कौन है? फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज रिमेन सेम व्हाइल मूविंग डाउन द ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। आवर्त सारणी में किसी समूह में नीचे की ओर जाने पर इनमें कौन सा गुण समान होता है? तो समूह में नीचे जाने पर उनका जो अपवर्ती गुण होता है यानी संयोजकता जो होती है, वैलेंसी, वह समान होता है। ठीक है, अगला सवाल द रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर आयन्स टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड इज कॉल्ड। वह अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान कर दो नए यौगिक बनाते हैं उसे कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विस्थापन अभिक्रिया। दो यौगिक जो होते हैं अपने आयन्स की अदला बदली करते हैं। ठीक है, इसमें जो है अक्सर गैस का निर्माण होता है, इफ सब्सटेंस गेन्स हाइड्रोजन ड्यूरिंग रिएक्शन इट इज सेड टू बी। यदि कोई पदार्थ अभिक्रिया के दौरान हाइड्रोजन प्राप्त करता है तो उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोजन के दौरान हाइड्रोजन ग्रहण की प्रक्रिया को रिडक्शन कहते हैं, रिड्यूस्ड, इसे रिडक्शन कहलाता है। हाइड्रोजन ग्रहण इक्वल रिडक्शन। अरे यार क्लियर नहीं है। हाइड्रोजन ग्रहण की प्रक्रिया को रिडक्शन कहते हैं। इंग्लिश में इसे अपचेन कहा जाता है, अपचेन। नेक्स्ट है विच गैस इज टाइपिकली प्रोड्यूस्ड व्हेन मेटल रिएक्ट विथ एसिड्स। जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो सामान्यतः कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो यह हाइड्रोजन गैस होती है जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया किया जाता है। जैसे जिंक में अगर H2SO4 प्रवाहित किया जाता है तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, विच प्रोडक्ट इज फॉर्म ड्यू टू बर्निंग ऑफ ए मैग्नीशियम रिबन व्हाट विथ ए स्प्रिट लैम्प। स्प्रिट लैम्प में मैग्नीशियम रिबन का जलाने पर कौन सा उत्पाद बनता है? तो इसमें बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम का दहन होता है मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर, इससे सफ़ेद चमकीला प्रकाश निकलता है, जिससे कि इसका उत्पाद जो होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड एक सफ़ेद पाउडर होता है। ठीक है, एक सफ़ेद पाउडर होता है इसका उत्पाद। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रेजेंट इन रेड एंड्स। लाल चींटियों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो यह फॉर्मिक एसिड होता है
यह चींटी आदि के डंक में होता है। फॉर्मिक एसिड जो होते हैं वह चींटी ऐसे छोटे जीव के डंक में पाया जाता है, जिससे जलन और दर्द का अनुभव होता है और यह अम्लीय होता है, फॉर्मिक एसिड कहलाता है। इफ एनी पर्सन इज अफेक्टेड बाई ए बी स्टिंग अटैक, विच केमिकल वुड बी हेल्पफुल फॉर हिम टू गेट सम रिलीफ फ्रॉम पेन। यदि किसी व्यक्ति को मधुमक्खी के डंक से चोट लगती है तो दर्द से राहत पाने के लिए कौन सा रसायन उपयोग होता है? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा फॉर्मिक एसिड होता है चींटी के डंक में। तो चूंकि यह एसिडिक होता है इसलिए इसे आराम पाने के लिए बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। यह बेस होता है तो इससे आराम प्राप्त होता है, जलन और दर्द में राहत मिलती है। वाशिंग सोडा क्या है? तो यह एक क्षारीय लवण है, एक बेसिक सॉल्ट है जिसका उपयोग साफ सफाई में नाम ही है इसका वाशिंग सोडा। तो इसका प्रयोग साफ सफाई में, कांच उद्योग में या ऐसे भी वाशिंग के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। विच इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कंपोनेंट्स लाइक बोरेक्स। बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के निर्माण में कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए वाशिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। बोरेक्स सोडियम यौगिक बनाने में वाशिंग सोडा का प्रयोग करते हैं। यह प्रमुख औद्योगिक रसायन है। वाशिंग सोडा जो है प्रमुख औद्योगिक रसायन है। नेक्स्ट है, एट व्हाट टेम्परेचर डज जिप्सम गेट कन्वर्टेड इनटू प्लास्टर ऑफ पेरिस। किस तापमान पर जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस में परिवर्तित हो जाता है? तो यह होता है 373 केल्विन, या इसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड कह सकते हैं, जिसमें जिप्सम को गर्म करने पर क्या बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है। A chemical compound X is prepared by heating gypsum. It is white powder and used as a fireproofing material. जिप्सम को गर्म करने पर रासायनिक यौगिक X प्राप्त होता है। यह एक सफ़ेद पाउडर है और अग्निरोधी सामग्री के रूप में प्रयोग किया जाता है। अभी पढ़ा हम लोगों ने, प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म करने पर, जिप्सम को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस जैसा सफ़ेद पाउडर प्राप्त होता है। विच गैस इज यूटिलाइज ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए पाउडर की तैयारी के दौरान कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें किया जाता है क्लोरीन का प्रयोग। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर, क्लोरीन गैस अगर प्रवाहित करते हैं तो हमें कीटाणुनाशक के रूप में ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है। ब्लीचिंग पाउडर, इसका प्रयोग कीटाणुनाशक या विरंजक के रूप में, कलर साफ करने के रूप में, गंदगी साफ करने के रूप में प्रयोग किया जाता है। लिटमस इज ए नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। लिटमस एक प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक है जिसे किससे निकाला जाता है? तो यह लाइकेन से निकाला जाता है। लाइकेन जो होता है एक प्राकृतिक अम्ल क्षार संकेतक है, अम्ल क्षार इंडिकेटर है। इसे नीले और लाल रंग में बदलने की क्षमता होती है। ठीक है। तो ये था मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन का आज 8th वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए कि आपको आगे कौन सी सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए। मेरा नाम है राहुल सिन्हा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।